वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई किसी भी किस्म का झूठ नहीं कहना है कि आपने एक दफ़ा भी अगर झूठ कह दिया वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वो आपको हमेशा ही फिर वो रिफ्यूज़ करेगा। वो आपसे 3 से 4 सवाल करते हैं, तो उन सवालों के भी जवाब टू द पॉइंट आपने देने हैं। तो किसी एजेंट की आईडी और किसी और मुल्क में बैठा हुआ एक आदमी अगर आपकी अपॉइंटमेंट भी स्केड्यूल कर रहा है, तो ये आपकी वीज़ा की अप्रूवल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं और आइगिल नाज़रीन। बहुत सारे लोग अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और जो अमेरिकन एम्बेसी है या जो उनके वीज़ा के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको कभी भी नहीं बताते कि क्या वजह है कि किस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया है। तो ये गलती आप लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आप किसी से कंसल्टेशन नहीं लेते या किसी कंसल्टेंट एजेंसी के पास नहीं जाते, ताकि आप जो मिस्टेक करें वो कंसल्टेंट आपके साथ मिस्टेक ना करे जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने कैसे अप्लाई करना है, आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल अनवर जलाल साहब, जो कि एजे एक्सप्रेस के CEO हैं। वो हमें बताएंगे कि अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, बड़ा कॉमन सा मसला है लोगों का कि वीज़ा अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑप्शन होता है, खुद अप्लाई कर देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए, और गलती ये करते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिससे वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि लोगों को जब वीज़ा अप्लाई करना है तो किन चीज़ों का जहन में ध्यान रखना है, और कंसल्टेंट एजेंसी कितनी ज़रूरी होती है? देखें, इसमें जो है वो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको किसी भी काम के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जिसकी जो फील्ड होती है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ एक ऐसे टिप्स बता देता हूँ जिसमें आपको एक आसानी हो जाएगी, और उसमें आपको ये कि चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। मेन चीज़ आपकी है कि आपने कोई किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं कहना। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई किसी भी किस्म का झूठ नहीं कहना, किसी भी किस्म का जो है वो आपने उसको क्या नाम है, अब जो ऐसी कोई तो ऐसी बात ऐसी नहीं, भी कोई चीज़ ऐसी बतानी बात है नहीं आप, करनी जिसमें वो जिसकी सदाकत कोई ना हो। तो आपने उसके अंदर वीज़ा फॉर्म आपके जो डीएस सच बताना 160 है वो सच बताना है। है। फिर उसके बाद जो आपका इंटरव्यू वाला जो एक मरहला होता है, उस मरहले में वो आपसे 3 से 4 सवाल करते हैं। तो उन सवालों के भी जवाब टू द पॉइंट आपने देने हैं। कोई उसको फॉर्मली आपने बनावटी करके नहीं देना। एक और दूसरा जो है उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि आपने एक दफ़ा भी अगर झूठ कह दिया वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वो आपको हमेशा ही फिर वो रिफ्यूज़ करेगा। तो आपने किसी भी किस्म का झूठ नहीं कहना, टू द पॉइंट उससे बात करनी है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने पैसे चाहिए, जब वीज़ा अप्लाई करना है तो सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, और फीस कितनी लगेगी। ये एक टोटल सिनेरियो बता दें कि खर्चा कितना आने वाला है। देखें, बैंक स्टेटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है यूएस वीज़ा के लिए, तो उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दरकार होते। किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं दरकार होता, उनको सिर्फ डिटेल्स चाहिए होती है। वो खुद ही वेरिफिकेशन उसकी कर लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो कोशिश ये करें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स अपने अप टू डेट करें। आपके बैंक के अंदर कुछ पैसे उसमें होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो चैम्बर वगैरह की रजिस्ट्रेशन या आपके पास कोई लाइसेंस है आपकी फील्ड से मुतल्लिक, तो उस लाइसेंस को आप अप टू डेट करें, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन आप उसमें पुट अप करें। अच्छा, अब अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा वीज़ा अप्रोप्रिएट है कि जो पाकिस्तानियों के लग भी रहे हैं, और वो विजिट वीज़ा अप्लाई करें, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, कौन सा वीज़ा अप्लाई करें? देखिए, इसमें कैटेगरी होती है B1 B2। तो B1 B2 ही इसमें आपकी जो है विजिट को भी कवर करती है, आपका टूरिज्म को भी कवर करती है, और बिजनेस कैटेगरी को भी कवर करती है। तो B1 B2 ही उसकी एक कैटेगरी है जो शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए जो होती है वो B1 B2 है। ठीक है। अच्छा, अब ये B1 B2 जब अप्लाई करना है तो हमने फॉर्म ऑनलाइन भरना है। जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म ऑनलाइन भरने में बड़ा घबराते हैं। तो जो कंसल्टेंट एजेंसीज होती हैं जैसे आपकी है, तो आप लोग क्या असिस्ट करते हैं? क्या खुद फॉर्म उनका भरते हैं, या क्या चीज़ किस तरह से होता है? देखिए, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारे पास चूँकि एम्बेसी से ट्रेंड लोग हैं और जो क्वालिफाइड लोग हैं, तो आम ट्रैवल एजेंसी से हमारा काम थोड़ा डिफरेंट है। तो उसमें ये होता है कि हम लोग एक आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हम खुद फिल करते हैं, वो रिव्यू करवाते हैं क्लाइंट से, और क्लाइंट जो है वो उसको उसमें जो भी बहस मुबाहिसा होता है या कोई भी उसको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए, तो उसमें हम उनको गाइड भी करते हैं कि भाई इसमें इस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि एक डिस्कशन में एक यूज़फुल चीज़ सामने आ जाती है। तो वो एक आसानी हो जाती है कि आप जो है बिल्कुल आप ब्लैंक हैं और आपको नहीं पता, तो आपको एक गाइडेंस जो है वो कंसल्टेंट दे रहा होता है। अच्छा, अब जैसे कि कनाडा के वीज़ा के लिए आपने बताया था हमारी वीडियो में कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है? देखें, ये वाला जो सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है, हुँ। और मार्केट के अंदर हमारी ट्रेवल लाइन के अंदर ये सवाल जो है वो बहुत दफ़ा हमसे क्लाइंट भी करता है
लेकिन इसका जवाब आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। क्योंकि यूएसए वीज़ा प्रोसीजर है, क्राइटेरिया, इसको कोई आज तक समझ नहीं पाया। और इसमें जो है वो खाली पासपोर्ट पे भी वीज़े लगते हैं और भरे हुए पासपोर्ट भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें कोई गारंटी किसी भी किस्म की कोई भी नहीं दे सकता, ना इसकी असेसमेंट कर सकता है। ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत असेसमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा वो होता नहीं है, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो देखने में आया वो ये आया कि जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं वो भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो और जो हल्के केसेस हैं, जो हमारे हिसाब से हल्के हैं, तो वो उनको भी जो है वो वीज़ा इशू हो जाता है। ठीक है, अब पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। खर्चा एक नॉर्मल अगर बात करें तो टिकट, वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, वीज़ा की जो फ़ी है, उसकी जो ऑफिशियल फ़ी है $185 है, यूएस डॉलर्स है। जो कि अभी करंट आज का जो रेट है, जो हम खड़े में वीडियो पता नहीं आपकी कब शाये होगी, तो आज का जो रेट है 55,500 रुपये, उसका जो है एमआरपी निकल रहा है, जो कि अलाइड बैंक में जमा होता है। ये तो हो गई इनकी जो है वो वीज़ा फ़ी की बात। बाकी आप कंसल्टेंट की जो फ़ीस है वो आप की जो भी डिसाइडेड है वो आपने उसको देनी होती है। इसके अलावा जो आपकी टिकटिंग है, टिकटिंग कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए से ऊपर ही आपको टिकट मिलता है, रिटर्न टिकट इसका, जिसमें बहुत सारी एयरलाइंस है, बहुत ऑप्शन हैं इसमें। इत्तेहाद है, कतर है, एमिरेट्स है, और भी इसमें एयरलाइंस है, इथियोपियन एयरलाइन है, नई आई है। तो ये सब ऑपरेट कर रही हैं कराची से, पाकिस्तान से। तो इस पे आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अंदाजा लगा सकते 3 लाख, 3.5 लाख रुपए तक का 3 से 4 के बीच में ऐसे एक खर्चा बैठेगा। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे लोग अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन अब वीज़ा की डेट जो है वो अगले साल, 2 साल बाद, ये क्या चक्कर है, कैसे हल होगा? जी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, और बहुत सारे एजेंट भी हमारे यहाँ इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये जो आप अर्ली अपॉइंटमेंट का है, या आप किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को उसके पैसे ना दें, ना ये किसी का ऐसा काम है कि जो ये काम आपका करके दे। आप, क्योंकि चूँकि आईपी जो होती है आपकी, जहाँ से वो आईडी, जो ऑनलाइन है सारी चीज़ें, तो आईपी उनके पास ट्रेस हो जाती है। तो किसी एजेंट की आईडी और किसी और मुल्क में बैठा हुआ एक आदमी अगर आपकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर रहा है, तो ये आपकी वीज़ा की अप्रूवल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो आप इसके ऊपर किसी और को पैसे देने के बजाय आप इसको खुद जो है वो हंट करें। रात में जो है वो तकरीबन 2 से 3 बजे, 4 बजे आप इसको बैठें, इसको चेक करें, बार बार इसको चेक करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करिएगा कि वो आपके जो है वो आईडी ब्लॉक कर दें। तो कोशिश ये करें कि कम से कम चेक करें, और कुछ ऐसे टाइम्स पे चेक करें जहाँ पे लोग नहीं बैठे हुए हों सिस्टम पे, क्योंकि लोग बैठे हुए होते हैं तो वो फ़ौरन जो स्लॉट खाली आती है तो वो फ़ौरन उठा लेते हैं। वैसे उमूमन जो कराची से आ रही है वो नेक्स्ट ईयर की अपॉइंटमेंट आ रही है। नेक्स्ट ईयर की अपॉइंटमेंट आ रही है, तो जितने लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगले साल तक की जो है वो डेट्स आ रही हैं, और काफ़ी चांसेस हैं कि इस वक्त पाकिस्तानियों के वीज़े लग रहे हैं। जी, जी, वीज़ा बिल्कुल लग रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, वेवर का जो इसमें वेवर, इसका एक वीज़ा अगर 4 साल के अंदर उसका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, तो वो वेवर प्रोग्राम में, इनके यूएसए कॉन्सुलेट एम्बेसी के वेवर प्रोग्राम में वो फॉल करता है। तो वो उस बिहाफ पे जो है वो 1 से 2 महीने में उसको अपॉइंटमेंट वेवर की मिल जाती है, और वो यहाँ पे जमा करा देता है। तो उसमें अब इंटरव्यू नहीं होता, फिर वो वीज़ा लग के आ जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो वेवर में भी जो है वो उसको कॉल आउट कर लेते हैं एम्बेसी, जो एप्लीकेंट है उसको, कुछ केसेस में होता है, लेकिन वरना आप वेवर का ड्रॉप एक, कर दें पासपोर्ट और वीज़ा लग जाता है। वो कोई भी एज हो, किसी भी एज में हो, और 4 साल में अगर उसका यूएसए B1 B2 अगर एक्सपायर हुआ है और इसी मिशन से हुआ है, कराची से या इस्लामाबाद से, तो वो उसी मिशन से ही अप्लाई करेगा। अगर किसी ने दुबई से लिया हुआ था तो वो दुबई से ही दोबारा अप्लाई करेगा। तो ये एक बड़ी काम की बात बताई है बिलाल साहब ने कि अगर आपका 4 साल के अंदर वीज़ा एक्सपायर हुआ है यूएस का, तो अब आपको एम्बेसी जाने की, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो है पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप बॉक्स में आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उम्मीद करते हैं तमाम सवालों के जवाब हमने आप तक पहुंचा दिए। अगर कुछ आपकी और क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिटेल वीडियो उस पर भी आपके साथ बनाएंगे। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसी साथ वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।